बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आज की ये वीडियो क्लास 12 के सभी बच्चों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। चाहे आप ह्यूमैनिटीज यानी आर्ट्स, कॉमर्स या साइंस किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट हो, क्योंकि सभी बच्चों के पास में एक कॉमन एक मेजर सब्जेक्ट जरूर होता है, इंग्लिश का। तो आज की इस वीडियो में रिसेंट में आपका जो इंग्लिश का मिड टर्म का एग्जाम होने वाला है, इसके लिए एक क्वेश्चन पेपर को हम सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपको आपके ऑफिशियल एग्जाम में बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा। अगर आप इसको कर लेते हो तो आपको अंदाजा लग जाएगा क्वेश्चन कैसे आएंगे। और जैसे सेक्शन बी में राइटिंग सेक्शन है, उसको आपको बेसिक सा फॉर्मेट बता दूंगा, जिससे आप अच्छे से अच्छे मार्क्स ले पाओगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। तो टाइमिंग 3 घंटे की है, मैक्स टोटल 80 है। क्वेश्चन पेपर टोटल जो 3 सेक्शन में डिवाइड रहेगा। सेक्शन नंबर ए यानी कि रीडिंग, सेक्शन बी यानी कि राइटिंग, सेक्शन सी यानी कि लिटरेचर। तो एक चीज जो कि मैं आपको पहले ही कंफर्म कर देता हूं, वो ये कि सेक्शन ए जो रहेगा, इसमें हमारे 2 क्वेश्चन होंगे 10-10 मार्क्स के। इस तरीके से देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, एक एक मार्क्स से इससे हमसे 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें आपके एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होंगे। ठीक है, और कुछ को आपको वन वर्ड में लिखना होगा। ठीक इसी तरीके से जो सेकंड क्वेश्चन रहेगा, ये भी 10 मार्क्स का रहेगा। अब इससे भी आपको आपसे 11 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 11 में से आपको किसी 10 के क्वेश्चन के आंसर लिखने होंगे। इसमें भी एमसीक्यू और वन लाइन वाले होने वाले हैं। तो ये जो क्वेश्चन है, इसको मैं वैसे करने का कोई फायदा भी नहीं है, क्योंकि ये आपके हर एक क्वेश्चन पेपर में अलग ही होते हैं। तो जो मेन हमारा यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है, वो है हमारा सेक्शन नंबर बी और सेक्शन नंबर सी। तो इन दोनों को हम बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे समझने वाले हैं। इवन सेक्शन बी में जितने क्वेश्चन है, उनके एक बेसिक से आपको फॉर्मेट भी समझा दूंगा, ताकि आप आसानी से ग्रामेटिकल पार्ट में अच्छे मार्क्स ला पाओगे। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे सेक्शन नंबर बी हो चुका है हमारा स्टार्ट। नाउ सेक्शन नंबर बी टोटल आएगा आपका 20 मार्क्स का, जिसमें 5-5 मार्क्स से हमारे टोटल 4 क्वेश्चन होंगे। और 4 हो ही क्वेश्चन में आपको चॉइस भी देखने को मिलेगी। बहुत बढ़िया बात है, हर एक क्वेश्चन में चॉइस मिलेगी। सेक्शन बी यानी कि राइटिंग। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, थर्ड क्या कहता है, फ्रीक्वेंट केसेस ऑफ थीफ, burglary, ईव टीचिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी ब्रेकडाउन इन द सोसाइटी आर बीइंग रिपोर्टेड टू द रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन ऑफ अशोक नगर। दैट मीन्स अशोकनगर वेलफेयर एसोसिएशन में क्या हो रहा है, मतलब कि इस स्थान पे क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा चोरियां होती चली जा रही हैं, लोगों से कोई सही से बात नहीं कर रहा है, सेंधमारी चल रही है, और इलेक्ट्रिसिटी जो वो चोरी हो रही है। बहुत सारी जो मतलब असामाजिक घटनाएं हैं, वो यहाँ पे घट रही हैं। तो एज ए प्रेसिडेंट, आप प्रेसिडेंट हैं किसके, इस रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन के। तो आपको एक नोटिस लिखना है, किस शब्द में, टुवर्ड इनवाइटिंग ऑल मेंबर्स फॉर जनरल बॉडी मीटिंग। नोटिस किस में लिखना है, इनवाइट करना है एक मीटिंग के लिए। ठीक है, इनवाइट करना है एक मीटिंग के लिए, इसके बारे में। तो एजेंडा क्या रहेगा, तो एजेंडा भी आपको इसमें मेंशन करना है। आपका नाम है सूर्य या फिर सूर्यांशी। देखो, इसको मैंने ऑलरेडी आपको कराया हुआ है, लेकिन इसमें हम पूरा सैंपल पेपर जो है, क्वेश्चन पेपर, इसको डिस्कस करेंगे, इसलिए इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं अच्छे तरीके। तो देखिए कैसे लिखेंगे। सबसे पहले हमारा जो मेन टॉपिक होता है, वो हम लिखते हैं यहाँ पे, जो हमारी एनजीओ या संस्था होती है, उसके बारे में, जो हमारा संगठन है। तो संगठन क्या है, रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन, और कहाँ का है, अशोकनगर। ठीक, उसके नीचे नोटिस। उसके बाद हमारा टॉपिक क्या है, टॉपिक है जनरल बॉडी मीटिंग। उसके बाद लिखेंगे नोटिस, नोट मतलब कि डेट लिख देंगे उसके नीचे। फिर यहाँ से हमारा नोटिस चालू हो जाएगा। अब नोटिस कैसे लिखेंगे, देखो, ऑल द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी आर इन्फॉर्म्ड दैट द थीफ, burglary, power failure and other problems are happening in our society। सिंपल सा हमने क्या कह दिया है, कि सभी मेंबर्स को सूचित किया जाता है कि हमारे इस सोसाइटी, हमारे समाज में, हमारे इस क्षेत्र में इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं। So, according to this, a meeting of all members is convened on 12th October 2022 at 11 a.m. to discuss the possible steps of our society to take to prevent such instances। यानी कि इस तरीके की जो घटनाएं हो रही हैं, इससे संबंधित एक मीटिंग रखी गई है 12 अक्टूबर 2022 को 11 बजे। वैसे यहाँ पे डेट अलग लिखनी चाहिए थी मुझे, क्योंकि 12 अक्टूबर तो यहाँ पे लिखा है, तो यहाँ पे तकरीबन मुझे 13 या 14 लिखनी चाहिए, 1-2 दिन आगे की लिखनी चाहिए। ठीक है, तो किस लिए मीटिंग होगी, इसके लिए जो हमारी समस्या है, हम डिस्कस करेंगे कि बेसिकली हमें कैसे इससे निपटना है, और क्या इसके कारण है, उनको कैसे खत्म करना है, इन सारी चीजें। एजेंडा क्या रहेगा, तो एजेंडा ये रहेगा बेसिकली, विल बी स्टॉप सच क्रिमिनल्स बाय पुटिंग एवरीवन टुगेदर। यानी कि हम सभी को एकता की जो शक्ति होती है, उसको दिखाना है ऐसे लोगों को जो समाज में ऐसी असामाजिकता तत्व को फैला रहे हैं। ठीक है,
तो इस तरीके से आप एक नोटिस को इजीली लिख दोगे। सिंपल सा हो गया। अब जो सेकंड नोटिस है वो देखिए बेसिकली है एक स्कूल के संबंध में है। द कल्चरल क्लब ऑफ वेद पब्लिक स्कूल नोएडा इज ऑर्गेनाइजिंग ए टैलेंट हंट इवनिंग, यानी कि टैलेंट हंट ये नाम दे दिया बेसिकली, जिसमें बच्चे जो आते हैं अपना टैलेंट वगैरह दिखाते हैं, इस तरीके से होता है। तो ये इवनिंग एक प्रोग्राम है, इसमें एन एमिनेंट म्यूजिशियन विल बी द गेस्ट ऑफ ऑनर। एक एमिनेंट जो म्यूजिशियन है वो यहाँ पे एक गेस्ट रहेंगे, यानी कि आपको नोटिस में गेस्ट भी मेंशन करना है। आप मृदुल हैं, मृदुला हैं। द सेक्रेटरी ऑफ द कल्चरल क्लब ड्राफ्ट ए नोटिस टू इन्फॉर्म द स्टूडेंट्स एंड इनवाइट देयर पार्टिसिपेशन विद डिटेल्स इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स। तो चलिए लिखते हैं, कैसे लिखेंगे हम इसको। देखिए स्कूल वाला है तो आप बड़ी आसानी से इसको लिख सकते हो, वेद पब्लिक स्कूल, जो हमारा स्कूल का नाम है वेद पब्लिक स्कूल नोएडा। नोटिस, अब देखो, अब बच्चे पता है क्या नोटिस करेंगे कई बच्चे कि यहाँ पे आपने टॉपिक के नीचे डेट लिख दी, ठीक है, और यहाँ पे आपने डेट के नीचे टॉपिक लिखा है। डज नॉट मैटर, ऐसा कोई फॉर्मेट नहीं है, आप चाहे टॉपिक के नीचे डेट लिख दो या डेट के नीचे टॉपिक लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई नंबर नहीं कटेगा इसका, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिखा है अपना टॉपिक टैलेंट हंट इवनिंग, एंड उसके बाद यहाँ पे देखिए ये बहुत ही सिंपल सा है, कैसे लिखेंगे, ये एक सिंपल सी लाइन है। जब भी स्कूल का कोई कंपटीशन हो, इंटर डांस, हाउस कंपटीशन, सिंगिंग कंपटीशन या चित्रकला कंपटीशन, व्हाटएवर, अगर कंपटीशन का आता है सेम एज इट इज आप यही लिख दोगे। कैसे, दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट दैट आवर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग ए टैलेंट हंट इवनिंग। अब यहाँ पे अगर आपका कोई अदर कंपटीशन है तो आप उस कंपटीशन का नाम डाल दोगे। कब होगा, ऑन 20 ऑन द 20th अक्टूबर 2022 इन स्कूल ऑडिटोरियम। अच्छा यहाँ पे एक चीज मिसिंग है, स्कूल ऑडिटोरियम के बाद में ना यहाँ पे लिखना चाहिए एट, जो भी टाइमिंग होगा, जैसे कि 11 से लेके 12 AM तक होगा, या फिर 11 से लेके मान लेते हैं कि 3 PM तक होगा। तो इस तरीके से आप एक टाइमिंग भी मेंशन कर देना उसमें, ठीक है। उसके बाद वी आर फॉर्चुनेट द डॉक्टर कृष्णा शाहनी द फेमस स्टार मेश्योर विल ग्रेस द ओकेशन, यानी कि हम भाग्यशाली हैं जो कि हमारे इस टैलेंट हंट इवनिंग में जो कृष्णा शाहनी एक फेमस म्यूजिशियन स्टार हैं, वो हमारे चीफ गेस्ट रहने वाले। एंड देन उसके बाद इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स may send their names to be undersigned for participation latest by 15th October। मृदुल या फिर मृदुला, जो भी नाम दिया गया था, सेक्रेटरी द कल्चरल क्लब। इस तरीके से आप एक स्कूल के बारे में लिख दोगे। सिंपल सा, आपको आप चाहो तो एज इट इज इसको कॉपी कर सकते हो, बस आपको चेंज क्या कर देना होगा, आपको अपनी जो टॉपिक है उसको चेंज कर देना है, सिंपल सा, एंड नथिंग यू हैव टू चेंज, यू कैन राइट ऑल दिस टाइप, ठीक है। नाउ तो दोनों क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, एक तो हमें एक सोसाइटी के लिए नोटिस लिखना था वो भी हमने देख लिया है, एक स्कूल के लिए नोटिस लिखना है वो भी देख लिया है। अब फुल मान लेते हैं कि आपको ऑफिस के लिए लिखना है, तो पैटर्न आपका सेम यही रहेगा जैसे हमने यहाँ पे लिखा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जैसे यहाँ पे सोसाइटी दिया हुआ है तो यहाँ पे ऑफिस मेंबर्स आ जाएगा, और बाकी जो चीजें वो आप एज इट इज सेम लिख सकते हो, सारा ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस कर लेते हैं। 5 मार्क्स का है। यू आर शान श्रुति ऑफ C19 प्रगति विहार, यू हैव लॉस्ट योर लेदर वॉलेट, यानी कि लॉस्ट एंड फाउंड के आ चुके हैं। लॉस्ट योर लेदर वॉलेट कॉन्टेनिंग योर एग्जामिनेशन एंट्री टिकट फॉर क्लास 12। उसमें आपका एक लेदर वॉलेट खो चुका है जिसमें आपकी एंट्री टिकट थी क्लास 12 के एग्जामिनेशन। वाइल ट्रेवलिंग, जब आप ट्रेवलिंग कर रहे थे वाया बस फ्रॉम इटाला टू मॉडल टाउन, इटाला से मॉडल टाउन जब आप बस में ट्रेवल कर रहे थे तब खोया था। राइट ए नोटिस इन नॉट मोर देन 50 वर्ड टू बी पब्लिश इन द टाइम्स ऑफ इंडिया। तो टाइम्स ऑफ इंडिया में पब्लिश करना है आपको एक नोटिस अपने खोए हुए सामान के बारे में। चलिए लिखेंगे कैसे। तो देखो कई बच्चे कहेंगे कि सर जो टॉपिक है, जब लोस्ट का टॉपिक है तो हमें यहाँ पे लोस्ट लिखना चाहिए या फिर हम दोनों ही लिख सकते हैं। देखो अगर आपको समझ में नहीं आता है क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है, तो सिंपल सा आप आंख बंद करके लिख देना लोस्ट एंड फाउंड, नंबर नहीं कटेगा, पूरे मिलेंगे मार्क्स, ठीक है। लोस्ट एंड फाउंड, अब क्या लोस्ट हुआ है उसको देख लो। तो लोस्ट ए लेदर वॉलेट, क्या खोया है, मेरा एक लेदर वॉलेट खो गया है जिसकी लंबाई चौड़ाई कुछ इस तरीके से थी, कंटेनिंग उसमें कुछ था, क्या, कुछ सर्टिफिकेट थे एंड हमारी एग्जामिनेशन एंट्री टिकट थी क्लास 12 की। कहाँ खोया था ये आपको क्वेश्चन में बता दिया गया है, कहाँ पे खोया था यहाँ हमारा, जब मैं दिठाला से मॉडल टाउन जा रहा था। तो लोस्ट इन बस बिटवीन दिठाला टू मॉडल टाउन ऑन 13th October 2022 बिटवीन 9 to 9:30 AM। इफ फाउंड, अगर किसी को मिलता है
काइंडली कॉन्टेक्ट मिस्टर शान, ये एड्रेस है, या फिर कॉल कर सकते हो अगर आपको मिलता है। और अगर आपको मिलता है और आप हमें देते हो तो हम फाइनली आपको एक अच्छा सा रिवॉर्ड भी दिया जाएगा। ठीक है, तो लोस्ट एंड फाउंड एंड नोटिस, ये आपके जो 10 नंबर है ना, फ्री के मार्क्स हैं, ये आपके फ्री के मार्क्स। बस एक छोटा सा आपको आपका टॉपिक चेंज करना होगा और पूरे नंबर ले जाओगे आप इसमें आसानी से। बस थोड़ी बहुत चीजें आपको चेंज करनी है। इवन जो आपका लेटर होगा ना, जॉब लेटर, उसका भी एक बेसिक सा फॉर्मेट आपको समझा दूंगा, वो भी आप आसानी से कर पाओगे। ठीक है, और आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी हम देख ही लेंगे। अब ये तो हो गया हमारा लोस्ट वाले का। अब देखो यही सेम चीज होती है फाउंडिंग में। You are Varun and Veena of 23rd Ramesh Nagar, Delhi. You found a watch during recess near the canteen. Drafted notice for the school notice board asking to honor, asking the owner to claim if it your क्या है, दैट मीन्स आपको 50 वर्ड के अंतर्गत लिखना है इसको। ठीक है, अब देखते हैं। ये फाउंड का तो एकदम सिंपल सा छोटा सा मैंने यहाँ पे बना दिया, एकदम सिंपल सा। फाउंड क्या मिला है, एक लेडीज वॉच। अगर बता दिया गया तो वही लिखेंगे, नहीं बताएगा तो हम कुछ भी लिख सकते हैं। फाउंड ए लेडीज रिस्ट वॉच, यानी कि लेडीज एक महिला की अच्छी खासी घड़ी मिली मुझे इन स्कूल कैंटीन, स्कूल कैंटीन में रिसेस के टाइम पे। कब मिली थी? ऑन 20 अक्टूबर एट अराउंड 11:30 AM। आप कब मिली थी? 12 अक्टूबर को 11:30 बजे के आसपास, जब कैंटीन में मैं गया तब मुझे एक लेडीज वॉच मिली थी। ये आप नोटिस में लिख रहे हो। द ओनर कैन टेक इट फ्रॉम द फाइंडर, जो जिसका खोया है वो जिसको मिला है उससे ले सकता है। बट कैसे ले सकता है? प्रोवाइडिंग डिटेल्स अबाउट द वॉच, यानी कि वो जो डिटेल्स है जो उस वॉच के बारे में हो सकती है उसे पता होनी चाहिए, वो अगर प्रोवाइड करा देता है सही सही तो उसे दे दिया जाएगा। कॉन्टेक्ट कर लो मिस्टर वरुण आफ्टर स्कूल टाइम, या फिर आप चाहो तो मिस्टर वरुण को कॉल भी कर सकते हो। सिंपल सा लोस्ट एंड फाउंड का ये एक बेसिक सा फंडा है और इसे आप ऐसे समझ सकते हो। ठीक है, सिंपल सा है ये। यहाँ पे आप समझ गए, दोनों ही मैंने आपको समझा दिए। एक तो वो जिसमें आपका कुछ खोया था, और एक तो वो जिसमें आपको कुछ यहाँ पे मिला था। दोनों मैंने आपको समझा दिए और 5-5 मार्क्स के दोनों क्वेश्चन आपके आने वाले। ठीक है बच्चों, चलिए अब देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है। यू आर कविता कैलाश स्टेइंग एट B101 यमुना विहार, दिल्ली। यू विश टू अप्लाई द पोस्ट ऑफ स्पोर्ट टीचर इन NK जिंदल पब्लिक स्कूल। दैट मीन्स कि आपका नाम कविता कैलाश है, आप B10-1 में रहते हो, अभी यमुना विहार दिल्ली में। आपको अप्लाई करना है पोस्ट के लिए, कौन सी? स्पोर्ट टीचर के लिए। किस स्कूल में? NK जिंदल पब्लिक स्कूल। डेली एडवर्टाइज द हिंदुस्तान टाइम्स, यानी कि आपने एक एड देखा है, किसमें? एडवर्टाइजमेंट देखा है हिंदुस्तान टाइम्स से, उसके अकॉर्डिंग लेटर लिखना है। किसको? विद बायोडाटा टू स्कूल प्रिंसिपल। इसे लिखना है, स्कूल प्रिंसिपल को लिखना, याद रखना। चलिए अब इसका ना एक बेसिक सा फॉर्मेट आपको बताऊंगा लेटर लिखने का, जिसमें कैसा भी लेटर आ जाए जॉब लेटर का, बस आपको ना 2 से 3 चीजें जो चेंज है वो करनी होंगी, और पूरे के पूरे इसमें 5 मार्क्स आप लेके आ सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे, एकदम सिंपल सिंपल तरीके से समझा दूंगा। सबसे पहले तो आपको लिख देना है सेंडर एड्रेस। ठीक है, ये क्या है हमारा? ये है हमारा सेंडर एड्रेस, जो भेज रहा है बंदा। फॉर एग्जाम्पल आप भेज रहे हो तो आप अपना एड्रेस लिख दिया। एड्रेस क्या दिया हुआ है? B101 यमुना विहार दिल्ली। उसके बाद एक लिख दी हमने डेट। और किसको लिख रहे हैं हम? तो हम लिख रहे हैं प्रिंसिपल को। कोई कंपनी होगी तो वहां पे HR मैनेजर को लिख रहे होंगे, या जो भी दिया गया है तो उसको लिख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद स्कूल एंड दिल्ली। सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ स्पोर्ट टीचर। सिंपल सा। अब यहाँ पे देखो, ये इतनी जो लाइनें हैं यहाँ पे जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं अभी, इतनी लाइन है, इसको ध्यान से समझना। ये आप एज इट इज लिख सकते हो, बस इसमें 2 चीजें आपको चेंज करनी होगी, वो अभी मैं आपको बता देता हूँ। देखो क्या क्या चेंज करना होगा, पहले ये सुनो लिखना कैसे। तो लिखेंगे इन रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टाइजमेंट इन द हिंदुस्तान टाइम्स डेटेड 13 अक्टूबर 2022 फॉर द पोस्ट ऑफ स्पोर्ट टीचर। यानी कि आपका एक एडवर्टाइजमेंट देखा मैंने हिंदुस्तान टाइम्स में, जो कि 13 अक्टूबर को पब्लिश किया गया था। पोस्ट खाली है स्पोर्ट टीचर की। आई हियरबाय ऑफर्ड माय कैंडिडेट फॉर दिस सेम। यहाँ पे क्या लिखा है? कैंडिडेट फॉर सेम आई पॉजिटिव रिक्वेस्ट क्वालिफिकेशंस एंड एक्सपीरियंस। यानी कि मैं अपने आप को इसके लिए उपस्थित करता हूँ, अपने आप को प्रेरित करता हूँ, और मेरे पास इस जॉब के लायक जो रिक्वायरमेंट दी गई है उसके अकॉर्डिंग मेरे पास सारी रिक्वायरमेंट है, मेरे पास सारी क्वालिफिकेशंस है। आई वांट टू जॉइन योर स्कूल या फिर होटल्स जॉब कंपनी व्हाटएवर टू यूटिलाइज माय पोटेंशियल। यानी कि अगर आप मुझे मौका देंगे, हाँ मतलब कि मैं इसमें
अपना पूरे होता है ना कि जोश से पूरा उत्साह से काम करूंगा यदि मैं ज्वाइन हो जाता हूँ। इफ सॉरी यू मे कॉल मी फॉर एन इंटरव्यू ऑन एनी डे एज पर योर कन्वीनियंस, यानी कि आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं जब आपको सही लगता है। आई शैल बी एबल टू ज्वाइन माई ड्यूटीज इन 1 month ऑफ नोटिस इफ अप्रूव्ड, यानी कि मैं ड्यूटी जो मेरा जॉब रहेगा उसे मैं इन अ 1 month ज्वाइन कर लूंगा। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा 1 month मत लिखना, आप यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा कितना लिखना 1 week, ठीक है। आई एम इनक्लोजिंग माई डिटेल रिज्यूम फॉर योर परस्यूल, यानी कि मैं आपकी सहायता के लिए, आपकी मदद के लिए अपना डिटेल रिज्यूम दे रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये जो पॉइंट आपने देखे अभी तक, इसमें बस आपको दो चीजें चेंज कर देनी। क्या? एक तो ये स्पोर्ट टीचर, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ जो दूसरा वाला हमारा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है एचआर मैनेजर को लिखना है न्यू टेक्नोलॉजी सर्च, बेसिकली किसके लिए लिखना है? हाँ, मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव ये पद है, ठीक है। एचआर मैनेजर को लेटर लिखना है और न्यू टेक्नोलॉजीज इसके बारे में। तो हम क्या करेंगे इसमें, सिर्फ आपको क्या करना होगा, यहाँ पे स्पोर्ट टीचर की जगह क्या लिख दोगे? मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव। एंड यहाँ पे स्कूल की जगह क्या लिख दोगे आप? जो ऑफिस नाम दिया गया कंपनी का वो लिख दोगे। बस सिंपल सा, इवन कुछ भी आ जाए आप लिख दोगे। देन उसके बाद थैंक यू कविता कैलाश, इनक्लोजर डिटेल रिज्यूम है। अब डिटेल रिज्यूम में आप लिख तो क्या हो, तो एक तो आपका बायोडाटा होता है, मतलब छोटा सा इसमें आपको नाम वगैरह लिखना होता है, नाम, फादर नाम, एज, एड्रेस वगैरह, हॉबी जो होती है, लैंग्वेज। उसके बाद आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन लिखनी होती है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन ना आपको कम से कम एक तो ऐसी लिखनी पड़ेगी जो आपके टॉपिक से संबंधित है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे स्पोर्ट की बात की गई है, तो यहाँ पे देखिए मैंने 3 क्वालिटीज स्पोर्ट के बारे में ही लिख रखी है। आप कम से कम 2 क्वालिटी अपने टॉपिक से लिखना। जैसे कि बात कर लेते हैं यहाँ पे हम अभी जो मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो बीए बिजनेस ऑनर्स इस तरीके से, या फिर एमए बिजनेस ऑनर्स इस तरीके से, और भी बहुत सारे कोर्स होते हैं बिजनेस से संबंधित, वो आप लिख दोगे। तो 10th एंड 12th ये तो आप इजीली बना ही दोगे। इस तरीके से आप जो है अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन बना सकते हो, ठीक है। फिर इसमें आपको जो है प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन लिखनी होंगी, जैसे कि स्पोर्ट ट्रेनिंग कोर्स आपने किया है, मतलब मैंने किया, या फिर स्पोर्ट डिप्लोमा कर रखा है, एक्सपीरियंस है, हाँ बिल्कुल है। वर्क एज ए स्पोर्ट कोच एंड टीचर विद एबीसी ग्रुप कंपनीज स्कूल या फिर व्हाटएवर वन, एक्सपेक्टेड सैलरी क्या रहेगी भाई, तो ठीक है मिलेंगे तब बात कर लेंगे। रेफरेंसेस लिखोगे आप 2 बच्चों का, 2 व्यक्तियों का। यहाँ पे मैंने डॉक्टर जय अग्रवाल लिखा है प्रिंसिपल एनटीएस स्कूल के, और सोनाली कुमारी प्रिंसिपल सीएम पब्लिक स्कूल दिल्ली के, ये लिखे हुए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये तो हो गया हमारा स्पोर्ट टीचर के बारे में। अगर यही सेम क्वेश्चन हम लिखते हैं जो हमारा दूसरा टॉपिक है मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव के बारे में, तो कैसे लिखेंगे? ये लिखना है किसे? हमें एचआर मैनेजर को। तो यहाँ पे हम लिख देंगे ये जो प्रिंसिपल है, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, ये रहा। प्रिंसिपल की जगह हम लिखेंगे एचआर मैनेजर, और इस स्कूल की जगह जो कंपनी का नाम दिया है ये वाला ये लिख देंगे। एंड देन जो पोस्ट रहेगी इसको चेंज कर देंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे ये पोस्ट चेंज कर दिया, यहाँ पे स्कूल चेंज कर दिया, बस कंपनी लिख दी। उसके बाद बात एक जगह और चेंज होगा, यहाँ पे जो आपकी क्वालिफिकेशन है उसमें 1-2 और चेंज कर देना, बस सिंपल है। इस तरीके से आपका एक जॉब लेटर बहुत बेहतरीन तरीके से आप तैयार कर पाओगे, और आसानी से 5 मार्क्स तो आपके कहीं नहीं गए इसमें। होप यू वेल अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। अगर समझ में आ रहा है तो लाइव चैट में बताओ, बोलो हाँ समझ में आ गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, ये है एक आर्टिकल, ये है एक आर्टिकल, वो भी कितने मार्क्स का है? 5 मार्क्स का। तो मैं आपको सिंपल से यहाँ पे पढ़ के बताता हूँ, और बाकी है क्या। यू आर विपिन एंड विनीता, विपिन या विनीता है, यू हैव जस्ट विजिटेड अ ग्लास फैक्ट्री विच एम्प्लॉयज चिल्ड्रन। आप एक ऐसी ग्लास फैक्ट्री में गए हो, कांच की फैक्ट्री में, कांची चूड़ियों की फैक्ट्री में, जहां पर एम्प्लॉय चिल्ड्रंस हैं। यू हैव विटनेस्ड द आउटफुल कंडीशन ऑफ द चिल्ड्रन देयर एंड देयर प्लेस ऑफ वर्क, यानी कि आप उनकी इस जो दयनीय स्थिति है, उनके काम कार्य करने की स्थिति, उसको लेकर काफी ज्यादा चिंतित हैं। यू ऑल्सो रिकाउंट द चाइल्ड लेबर्स engaged in the carpet and cracker industry, bricks cleaning, roadside restaurant as the domestic helps, यानी कि आपने फैक्ट्री में भी देखा है, आपने बहुत जगह कंपनीज में भी देखा है, बाहर देखा है, फैक्ट्री और रेस्टोरेंट सोडा पीते हुए ऐसे बच्चों को देखा है। तो ये क्या दर्शा रहा है? बच्चों की खराब स्थिति को दर्शा रहा है। इन स्पाइट ऑफ स्ट्रिक्ट लॉस, यानी कि जितने भी स्ट्रिक्ट लॉ बनाए जाते हैं उनके अलावा भी फिर भी आज ये चाइल्ड लेबर समाज में व्याप्त है।
तो आपको आर्टिकल लिखना है इस संबंध में कि चाइल्ड लेबर जो है उसे बैन करना चाहिए, ठीक है, इसके बारे में। सेकंड आर्टिकल जो है वो बेसिकली जो जुवेलियन क्राइम्स है इसके बारे में लिखना है। तो एक आर्टिकल मैंने आपको करवा दिया ऑलरेडी, मैं फिर से आपको वही समझा देता हूं ताकि आपको अच्छे समझ में आए। तो आर्टिकल को देखो आप ना 4 भागों में बांट सकते हो, 4 पैराग्राफ में। सबसे पहले आप बता दो उसका इंट्रो क्या है, ठीक है, पहले में आप बता दो इंट्रो क्या है। उसके बाद सेकंड जो पार्ट होता है उसमें आप जो टॉपिक है आपका उससे संबंधित थोड़े फैक्ट बता दीजिए, जो नेगेटिव फैक्ट होता है उसके बारे में। सेकंड में देखो सेकंड बेसिकली सेकंड में आप क्या बता दोगे, जो टॉपिक है उसकी प्रक्रिया के अंतर्गत क्या होता है, एंड सेकंड में उसके प्रभाव क्या होते हैं, सकारात्मक नकारात्मक, एंड फोर्थ में आप अपनी तरफ से सुझाव देते हुए और कुछ डाटा देते हुए उसे समाप्त कर दो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम बात करते हैं बैन ऑन जो चाइल्ड लेबर है इसके बारे में, ठीक है। तो चलिए एक बार लिख लेते हैं इसको और यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं। देखिए शुरुआत होगी यहाँ से। पहले हमने अपना टॉपिक लिख दिया है बैन ऑन चाइल्ड लेबर एंड व्हाई विपिन एंड विनीता। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले टुडे वी हैव मेड डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट टाइम बट द बिगेस्ट कंपनसेशन ऑफ इट्स प्रोसेस हैज टू बी पेड बाय द पुअर पीपल, यानी कि हमने जिस तरीके से वर्तमान में विकास किया है इसकी सबसे ज्यादा भारी कीमत गरीब लोगों को चुकानी पड़ रही है। टुडे फोर्स वेग इंक्रीज इन डे बाय डे, आज के समय में बाल मजदूरी बहुत ही ज्यादा तेजी से बढ़ती जा रही है। Children below the age of 14 years engaged in a variety of jobs in homes, hotels, garages and factories. 14 साल से कम उम्र के बच्चे गराजेस, होटल्स, होम्स और बाकी जगह पे कार्य कर रहे हैं। Also, lakhs of children work as a child laborers are deprived of the school education, यानी कि जितने ये लाखों बच्चे इस तरह के काम करते हैं वो सभी एक अच्छी शिक्षा से वंचित हो जाते हैं। उसके बाद ये तो क्या हो गया हमारा टॉपिक का इंट्रो। अब देखो देयर आर मेनी रीजंस हमने बता दिए फॉर दिस प्रॉब्लम। क्या क्या रीजंस है? पॉवर्टी इज वन ऑफ द मेन रीजन, गरीबी बाल श्रम का सबसे ज्यादा अहम कारण है। अदर रीजंस आर प्रेजेंट आर इलिटरेट, यानी कि अदर रीजंस इसके बारे में और भी हैं, जैसे कि माता पिता जो हैं वो काफी शिक्षित नहीं है, दे आर पेड लो वेज, यानी कि वो कम पैसों के लिए भी काम करने लगते हैं। एजुकेटेड पीपल, एजुकेटेड जो पीपल हैं वो अपने कम पैसों में काम करवाने के लिए इनसे कार्य करवाते हैं। अपर एंड मिडिल क्लासेस चाइल्ड लेबर्स गेट देयर प्रॉफिट इन मनी। दैट मीन सिंपल सी बात क्या है कि शिक्षित लोग जो है वो उच्च और माध्यम वर्ग के जो बच्चे होते हैं उनसे ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने की होड़ में लगे रहते हैं और स्थिति वगैरह का ख्याल नहीं रखते हैं। उसके बाद वर्क फॉर एंड लॉ रिलेटेड टू इट नॉट स्ट्रिक्ट, जो भी लॉ बनाए जाते हैं इस बाल श्रम के बारे में वो कुछ ज्यादा यहाँ पे स्ट्रिक्ट नहीं है। ड्यू टू विच हैज बीन मोर एंड मोर इट इज, यानी कि इसकी वजह से ज्यादा बढ़ता जा रहा है और भी इसके कारण है। फिर यहाँ पे देखिए इस प्रॉब्लम की वजह से क्या समस्या उत्पन्न हो रही है। द इम्पैक्ट ऑफ दिस प्रॉब्लम कैन बी सीन इन मैनी वेज, बहुत तरीकों से देखा जाए, सच एज द वर्किंग कंडीशन इन देयर वर्क प्लेस आर पैथेटिक। कैसी स्थिति है? पैथेटिक है, यानी कि बहुत ही ज्यादा दयनीय स्थिति है। ड्यू टू विच देयर हेल्थ डिटोरेट्स, यानी कि इसकी वजह से उनकी जो हेल्थ है उसे बहुत ही नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। दे बिकम विक्टिम्स ऑफ अस्थमा, अस्थमा के ये रोगी बनते हैं। हाई ब्लड प्रेशर के रोगी बन जाते हैं। लूज ऑफ आई साइट, उनकी आंखों की रोशनी जाने लगती है। इवन ब्लाइंडनेस, यानी कि वो कई बार तो रोशनी खो ही चुके होते हैं। वर्क इन डिंजी सेल्स विदाउट प्रॉपर ऑक्सीजन, फेल इन बैड हैबिट्स ऑफ स्मोकिंग एंड ड्रग्स, यानी कि वो इस परिस्थिति में काम करते हैं कि उनके जो सेल्स हैं वो काफी ज्यादा कमजोर होने लगते हैं क्योंकि उन्हें प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलती है और वो स्मोकिंग की बेसिकली एक होता है कि स्मोकिंग की आदत लत से पड़ जाती है, ऐसी स्थिति में उसमें आ जाते हैं। सजेशंस बताएंगे फिर हम, तो सजेशन यहाँ पे मैंने लिखे हैं द लॉज ऑफ द एरिया शुड बी स्ट्रिक्टली इन्फोर्स्ड। सबसे पहले तो लॉ जो बनाए गए बाल श्रम के बारे में उसे सबसे पहले बहुत तेजी से यहाँ पे स्ट्रिक्ट करना चाहिए। एम्प्लॉयर्स विद फोर्स वे कार्बन मस्ट बी पेनलाइज्ड बाय लॉ, यानी कि एम्प्लॉय जो है उन पर किसी भी तरह से कोई बलपूर्वक कार्य ना करवा सके, इसका ध्यान रखा जाना चाहिए। अवेयरनेस अबाउट एजुकेशन शुड बी स्प्रेड अमोंग द पब्लिक, यानी कि पब्लिक में इस बाल श्रम के संबंध में एजुकेशन फैलानी चाहिए, एजुकेशन का महत्व फैलाना चाहिए।
ऑल्सो ज्वाइन एफर्ट्स, दोनों के संबंध में, जैसे कि यहाँ पे पब्लिक है और मीडिया है, ये दोनों ही मतलब पब्लिक के माध्यम से भी, गवर्नमेंट के माध्यम से पब्लिक को यहाँ पे जो है एजुकेट किया जाए और सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को एजुकेट किया जाए, तो ऐसे हम बाल श्रम को रोक सकते हैं। ठीक है, तो आर्टिकल लिखने का ये एक बेस्ट तरीका है। पहले आप क्या करोगे, पहले आप अपना टॉपिक बता दो, उसके रीजंस बता दो, उसके इम्पैक्ट बता दो एंड देन उसके सजेशंस बता दो। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मान लेते हैं मेक इन इंडिया के, तो मेक इन इंडिया होता क्या है, इसके रीजंस क्या रहे थे, इसके बेसिकली इसके दौरान क्या हुआ था, रीजन के वही बता दोगे, इसके इम्पैक्ट क्या पड़े हैं और फिर इसके बारे में सजेशंस क्या आप दे सकते हो। और वहीं पे कहीं आ जाता है वुमेन डिस्क्रिमिनेशन के बारे में आ जाता है, तो होता क्या है, बहुत सारे ऐसे पॉइंट है वो आप लिख दोगे। तो ये हो गया हमारा बैन ऑन चाइल्ड लेबर। तो सिंपल सा सेक्शन नंबर जो बी है हमारा कंप्लीट कर लिया है हमने। दोबारा आपको दिखा देता हूँ एक बार। ठीक है, इस तरीके से पहले हमें लिखना था नोटिस, जिसमें सबसे पहले रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन को एक जनरल बॉडी मीटिंग थी, इसके लिए लिखना था हमको। और इसके सेकंड में टैलेंट हंट इवनिंग थी, इसके लिए स्कूल को लिखना था। फिर यहाँ पे एक लोस्ट वाला हमको एक नोटिस लिखना था एंड देन एक हमको फाउंड वाला लिखना था। उसके बाद हमको लिखना था एक जॉब लेटर। जॉब लेटर लिखने का एक बेसिक सा फॉर्मेट भी आपको मैंने समझा दिया है, बायोडाटा कैसे बनाना है, एजुकेशन क्वालिटीज कैसे लिखनी है, क्वालिटीज क्या रहेंगी एंड देन एक आर्टिकल बैन ऑन चाइल्ड लेबर, ये भी आपको समझा दिया बहुत अच्छी तरह। सेक्शन भी कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं आगे सेक्शन नंबर सी की तरफ। ठीक है, तो अब इस सेक्शन नंबर सी में देखते हैं भाई कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे निकल सकते हैं। ठीक है, तो सेक्शन नंबर सी में देखिए क्वेश्चन नंबर जो 7 रहेगा ये आएगा आपका 6 मार्क्स का। ठीक है, पोयम से संबंधित 2 एक्सट्रैक्ट आपसे पूछे जाएंगे, एक्सट्रैक्ट नंबर 1 और 2 अभी नीचे आएगा। इसमें से एक एक मार्क्स से आपसे 6 एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाएंगे और सभी के आपको आंसर करने मैंडेटरी है, यानी कि 2 होंगे एक्सट्रैक्ट हर एक क्वेश्चन में, 7वां 8वां 9वां, बट आपको करने कितने होंगे, एक ही करना होगा, कोई सा एक। तो क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए मैं आपको दोनों ही क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगा। ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है इस तरीके से। तो बेसिकली ये जो कीपिंग क्वाइट वाला है उसके बारे में दिया हुआ है। कीपिंग क्वाइट है ये, एक सेकेंड, बेसिकली आपकी जो पोएम है उससे लिया गया है। ठीक है, देख लेते एक बार कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट आर ग्रीन वॉश। देखो पहले क्वेश्चन का टाइप बता देता हूँ। कम से कम 2 क्वेश्चन तो आपके रहेंगे 1 सेंटेंस या 1 वर्ड वाले और 3 से 4 एमसीक्यू वाले रहेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर पहला क्या कहता है, व्हाट आर ग्रीन वॉश, यानी कि हरे युद्ध से आप क्या समझते हो। हरा युद्ध का मतलब क्या है, वॉर अगेंस्ट नेचर बाय केजिंग एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन आर ग्रीन वॉश, यानी कि जिस तरह से पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, तो ऐसे में पर्यावरण को नुकसान से बचाने के लिए जो युद्ध होते हैं उनको कहते हैं, या फिर आंदोलन चलाए जाते हैं उनको कहते हैं ग्रीन वॉर। ठीक है, सेकंड देखिए, व्हाट डू यू थिंक इज द मूड ऑफ द पोएट इन द अबव एक्सट्रैक्ट, यानी कि इस एक्सट्रैक्ट में पोएट का क्या मूड है। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, इंट्रोस्पेक्टिव अवेयर, दैट मीन्स कि आत्मनिरीक्षण वाला और जागरूक वाला। ठीक है, उसके बाद सी देखिए, हाउ इज इनएक्टिविटी डिफरेंट फ्रॉम दैट, यानी कि निष्क्रियता से, यानी कि बिना किसी क्रिया के मृत्यु जो है वो किस प्रकार से भिन्न होती है। तो देखो, द पोएट डिस्क्राइब्स इनएक्टिविटी एज ए मूवमेंट ऑफ पीस, इनएक्टिविटी को क्या दर्शाते हैं, मूवमेंट ऑफ पीस एंड इंट्रोस्पेक्शन वेयर डेथ इज एंड ऑफ लाइफ, यानी कि देखो पोएट जो है वो इनएक्टिविटी को क्या कहते हैं कि कार्यशीलता को पीस ऑफ एक सेकेंड मोमेंट ऑफ पीस, यानी कि एक छोटे टाइम का, यहाँ पे ये भी कह सकते हैं शांति का समय। वहीं इंट्रोस्पेक्शन है ये क्या कहते हैं, ये वो होता है डेथ इज द एंड ऑफ द लाइफ, यानी कि डेथ को इंडिकेट करता है जहाँ पे लाइफ का अंत हो जाता है, बट इनएक्टिविटी में किसी एक अभाव में शांति हो जाती है। सिंपल सा है, ये है इसका आंसर। ठीक है, देन आगे देख लेते हैं। डी कहता है कि पिक द ऑप्शन दैट डज नॉट कंप्लीट द गिवन सेंटेंस सुटेबल एज पर द एक्सट्रैक्ट। तो एक्सट्रैक्ट के अकॉर्डिंग इसमें से कौन सा एग्जांपल क्या है, डज नॉट कंप्लीट, हाँ कौन सा इसमें से कंप्लीट नहीं करता। तो यहाँ पे हम देखेंगे ऑप्शन नंबर डी, चैलेंजेस फिटनेस ऑफ लाइफ, ये जो है यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर। देन ई देखिए, व्हाट माइट, एक सेकेंड, हाँ डी है, हाँ ठीक है 4 होगा। व्हाट माइट दी हग साइलेंस सिग्निफाई, यानी कि हग साइलेंस जो है वो क्या सिग्निफाई यहाँ पे करता है। तो हग साइलेंस बेसिकली यहाँ पे सिग्निफाई करता है
अंडरस्टैंडिंग को, यानी कि समझने की शक्ति को। देन एफ आ जाता है, व्हाट स्टेटमेंट डज नेरुदा मेक अबाउट वॉर। नेरुदा जो पोएट है, लेखक है, उन्होंने वॉर के बारे में क्या यहाँ पे बात कही है? तो उन्होंने कहा है वॉर्स नेवर एंड इन विनर्स एंड द लूज इन वॉर ग्रेटर देन व्हाट कैन बी मेजर। यानी कि वॉर कभी भी किसी भी देश के लिए सही नहीं होता है। अगर कोई देश जीतता भी है तो वो जीतने के बाद भी हार जाता है। वॉर तभी सही होगा, मतलब पहली बार तो सही है ही नहीं। वॉर बेसिकली इससे जब आप बचोगे तभी आपके लिए अच्छा है। ठीक है, तो वॉर के बारे में नेरुदा जी का ये कहना था। तो ये आपके क्वेश्चन थे, इसीलिए आप समझ गए होंगे पहला एक्सट्रैक्ट। अब इसी के संबंध में एक दूसरा आपसे पूछा गया एक्सट्रैक्ट देख सकते हैं, ये है माई मदर एट 66। चलिए इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 1 है, व्हाट इज फेमिलियर एज, यानी कि उसका बचपन का क्या दुख होता है। दुख क्या होता है? हर चाइल्डहुड फियर इज लूजिंग हर मदर, यानी कि उसको लगता है कि उसकी माँ जो है वो खो जाएगी, उसकी माँ की मतलब उसकी माँ से छोड़ के चली जाएगी, ये उसका फियर है, बेसिकली उसका ये डर है। ठीक है, ठीक है। उसके बाद स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, ये जो वर्ड है स्माइल स्माइल स्माइल, ये क्या दर्शाता है? वर्ड का यहाँ पे क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका आंसर? रिपीटेशन। ऑप्शन बी, रिपीटेशन। ये देखिए, विंटर्स मून इज अ रेफरेंस टू द मदर्स, यानी कि विंटर जो मून है, सर्दियों का जो चांद होता है, वो माँ माँ के लिए किस रेफरेंस में यहाँ पे उपयोग किया गया है? तो वो उपयोग किया गया है कलर ऑफ स्किन। किसके लिए? स्किन के कलर के लिए उपयोग किया गया। ठीक है। देन ऑप्शन क्वेश्चन नंबर डी, द पैरास ओल्ड फेमिलियर एज हैज बीन यूज्ड टू रेफर टू अ फियर इन द एक्सट्रैक्ट। यानी कि क्वेश्चन ये है कि ओल्ड फेमिलियर एज, दैट मीन्स कि उसके जो उसका एक परिचित दर्द था, उस संबंध में उसको क्या भय था, डर था बेसिकली, उसके लिए इस पैरा में कौन सा सेंटेंस यहाँ पे यूज किया गया है। ठीक है, एक सेकेंड, यहाँ पे 5 ऑप्शन कैसे हैं? 5 तो नहीं होने चाहिए थे। अब एक बार हम देख लेते हैं किस पैरा को यहाँ पे यूज किया गया होगा, इन्होंने किया है, देख लेते हैं एक बार। तो हाँ, ये देखो, ये वाला यूज किया गया है, फेमिलियर एज माई चाइल्डहुड फियर। तो यहाँ पे कहाँ दिख रहा है हमको? अब बेसिकली इसमें ना ये ऑप्शन ई वाला जो दे रखा है ये गलत यहाँ पे दिया हुआ है। इसमें जो राइट आंसर इसका बैठेगा वो बैठेगा डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर बैठेगा, डी का। ई आ जाएगा, वेयर वाज द पॉइंट ड्राइविंग टू। पॉइंट जो है वो कहाँ ड्राइव कर रही होती है? तो शी वाज ड्राइविंग फ्रॉम हर पेरेंट्स हाउस टू कोचीन एयरपोर्ट। कहाँ से? अपने पेरेंट्स के घर से कोचीन के एयरपोर्ट तक। व्हाट डज द पोएट कंपेयर हर मदर्स फेस, यानी कि वो बेसिकली किससे इसको कंपेयर करते हैं? तो शी कंपेयर्स हर फेस विद दैट ऑफ अ क्रॉप्स। क्रॉप्स यानी कि बेसिकली यहाँ पे क्रॉप्स का मतलब है एक बॉडी टाइप में। ठीक है, वो अपनी माँ की तुलना किससे करती है? एक बॉडी टाइप में। वैसे तो यहाँ पे मून आंसर होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्या पूछा गया है? मदर्स फेस की बात की गई, तो वो क्रॉप्स के टाइप में पूछा गया। राइट आंसर कर दो कैसे। तो क्वेश्चन नंबर 7 के दोनों ही एक्सट्रैक्ट हमने कर लिए हैं यहाँ पे। ठीक है, और एक चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूँ पहले ही कि इंग्लिश सब्जेक्ट, इसको आप जब तक एक बार, 2 बार, 3 बार नहीं देखोगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। अगर आपको कोई डाउट या कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप दोबारा से इसको रिप्ले कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए 8वें में फिर से एक और एक्सट्रैक्ट आ गया है। ये बेसिकली दी जर्नी एंड ऑफ द अर्थ से लिया गया है। तो चलिए इसको देख लेते हैं। अब जो है क्वेश्चन नंबर 8 में एक एक मार्क्स के 4 क्वेश्चन होंगे, 2 एक्सट्रैक्ट दिए होंगे। देखिए, सबसे पहला है हु इज द ऑथर ऑफ दिस लेसन। तो यहाँ पे पहले में आंसर दे दिया गया है, द राइटर तिशानी जोशी। ऑप्शन नंबर ए राइट है। फिर बी देखिए, द लेसन रिवॉल्व अराउंड। पूरा का पूरा लेसन जो है वो किसके अराउंड घूमता है? तो पूरा का पूरा लेसन घूमता है द वर्ल्ड्स मोस्ट प्रिजर्व प्लेस अंटार्कटिका। देखिए अंटार्कटिका के बारे में पूरा का पूरा लेसन घूमता है। सी कहता है व्हाई वाज ऑथर कॉल्ड हर जर्नी एज ए जर्नी ऑन ऑफ द अर्थ। ऑथर क्यों कहते हैं उसकी ये जर्नी पृथ्वी की, मतलब उसकी आखिरी जर्नी होने वाली? बिकॉज दे जो ऑथर होती है वो क्रॉस करती है 9 जोन्स को, 6 चेक पॉइंट्स, जो चेक पॉइंट्स होते हैं उनको, एंड 3 वाटर बॉडीज को, जो नदियां होती हैं, मैनी इकोस्फियर्स एंड बीच देयर। दैट मीन्स बहुत ही ज्यादा उसको हम कह सकते हैं कि
पड़ाव जो होते हैं, जैसे होता है कि टास्क होते हैं, ये पूरा करना है, ये पूरा करना है, तो ऐसे टास्क उसको इस तरीके से देखने को मिलते हैं, जैसे कि कई सारे जोस, कई चेक पॉइंट्स, कई नदियां, कई पहाड़, ये सभी उसके सामने रुकावट बनते हैं। तो इसलिए वो कहती है ये मेरी जर्नी, मेरे लाइफ की एंडिंग जर्नी थी। उसके बाद डी देखिए कहता है व्हाट व्हाट रिवलेशन डिड द रिवलेशन हाँ व्हाट रिवलेशन डिड द ऑथर हैव ऑन हर विजिट टू अंटार्कटिका। दैट मीन इसका क्वेश्चन का मतलब पॉइंट क्या है कि अंटार्कटिका की अपनी यात्रा पर लेखक को क्यों रहस्यदान कर दिया था। दैट मीन्स बेसिकली एक रहस्य के टाइप में क्यों रही थी, क्योंकि द राइटर ऑन हर विजिट टू अंटार्कटिका नोटिस, जब वो अंटार्कटिका पर विजिट करने के लिए जाती है तो वो नोटिस करती है द ब्यूटी ऑफ बैलेंस इन प्ले ऑन आवर प्लेनेट एंड रियलाइज दैट एवरीथिंग इन वर्ल्ड इज इंटरकनेक्टेड। यानी कि वो अंटार्कटिका की उस सुंदरता को जब देखती है और वहाँ के वातावरण को देखती है, तब उसे ये बात समझ में आती है कि जो हमारी पृथ्वी है, जहाँ पे हम भी रहते हैं अभी वर्तमान में, और जो अंटार्कटिका है उस पर, और मतलब नॉर्मली सतह और अंटार्कटिका, अगर कहीं पे भी थोड़ा बहुत चेंज होता है तो वो बहुत बड़ा बिग चेंज लेके आता है, और साथ ही साथ ये दोनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, दोनों एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप इसका आंसर लिख दोगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 1। पार्ट 2 की बात कर लेते हैं। पार्ट 2 है आपके द थर्ड लेवल से संबंधित। तो थर्ड लेवल से संबंधित देखिए किस टाइप के क्वेश्चन पूछे। क्वेश्चन है व्हाट इज द थीम ऑफ द लेसन। लेसन की थीम क्या है भाई? तो लेसन की थीम है ह्यूमन टेंडेंसी ऑफ escapism from the harsh reality of the present। That means कि वर्तमान की कठोर जो वास्तविकता है उससे भागना, वर्तमान में जो एक्यूरेट है उससे दूर भागना, यही इसका लेसन का थीम। बी है वाई वाज लूसिया 40 वाइफ वरीड। लूसिया की लूसिया जो थी 40 वाइफ, वो क्यों चिंतित थी? क्योंकि वो थर्ड लेवल के बारे में जान चुकी थी, यानी कि उसको थर्ड लेवल के बारे में पता चल चुका। उसके बाद व्हाट वाज चार्लीज विजन अबाउट ग्लेसबर्ग टाउन। चार्ली का क्या विजन था ग्लेसबर्ग टाउन के बारे में? एक ही विजन था, वो ये था चार्ली टू दैट ग्लेसबर्ग वाज स्टिल अ वंडरफुल टाउन। और वो ये सोच रहा था कि अभी तक जो ग्लेसबर्ग है वो एक सुंदर टाउन है, अभी भी वंडरफुल टाउन है। ये कहता है व्हाट इज रेफर्ड टू एज द ऑब्वियस स्टेप। दैट मीन्स इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपल सा है कि एक स्पष्ट कदम क्या हो सकता था? कदम ये हो सकता है रेफर्स फॉर कंसल्टिंग एज ए क्या बोलते हैं, बेसिकली फिजियोथेरेपिस्ट इस तरीके से होता है, इसको मनोचिकित्सक भी कह सकते हो आप। ठीक है, तो एक अच्छा कदम क्या हो सकता है इस संबंध में मनोचिकित्सक के बारे में, ओबियस स्टेप इसके बारे में आपकी किताब में दिया होगा, क्वेश्चन चैप्टर आपने पढ़ा होगा तो आपको याद होगा। ठीक है, तो 8 के दोनों पार्ट हो गए। पहले का पार्ट के क्वेश्चन आंसर ये मैंने आपको बता दिए हैं। फिर यहाँ पे आ जाता है अगला, फिर आता है फिर उससे अगला। अब 9 में भी इसी तरीके से एक एक मार्क्स से 6 क्वेश्चन है आपकी फ्लेमिंगो किताब से। आइए समझते हैं। देखिए, हाँ ये है इंडिगो वाले चैप्टर से। द ऑफिशियल्स फेल्ट पावरलेस बिकॉज। ऑफिशियल जो ऑफिशियल होते हैं वो क्यों अपने आप को शक्तिहीन समझते हैं? बिकॉज द क्राउडेड वाज लिसनिंग ओनली गांधी। यानी कि वो जो क्राउड था वो केवल और केवल गांधी जी को सुन रहा था, ऑफिशियलों को नहीं सुन रहा था, इसीलिए ऑफिशियल अपने आप को कमजोर समझ ले। बी है दी डेमोन्स्ट्रेशन प्रोवाइड दैट दी, यानी कि जो डेमोन्स्ट्रेशन है वो क्या प्रोवाइड करता है, प्रदर्शन है क्या साबित किया था? तो साबित किया ड्रीड इंस्टिल्ड इन द हार्ट्स ऑफ इंडियंस हैड बिगन टू लेशन। दैट मींस भारतीयों के मन में व्याप्त अंग्रेजों का जो डर होता है वो अब धीरे धीरे निकलने लगा है, वो ये डेमोन्स्ट्रेशन बताता था। ठीक, ये देखिए विच स्टाइल फ्रॉम दोज गिवन below is being used by author when he says apparently the authorities wished to consult their superiors basically। तो यहाँ पे क्या बताया गया है, यहाँ पे ये पूछा गया है आपसे कि नीचे दी गई जो एक शैली है, इस शैली का प्रयोग करके लेखक के द्वारा ये कहा जाता है कि जाहिर है अधिकारी अपने वरिष्ठों से परामर्श करना चाहते थे,
तो ये किसके बारे किस शैली को यहाँ पे दर्शा रहा है? तो ये शैली है बच्चों सार्कास्टिक। कैसी है? एक व्यंग्यपूर्ण शैली है। ठीक, अब डी को देखते हैं। एक सेकंड, ठीक है, आगे देखिए। गांधी जी बिहेवियर टुवार्ड्स द ब्रिटिश प्रायर टू द प्रपोजल ऑफ पोस्टपोनमेंट ऑफ द ट्रायल्स वाज दैट ऑफ, यानी कि मुकदमे को स्थगित करने के लिए प्रस्ताव से पहले अंग्रेजों के प्रति गांधी जी का व्यवहार कैसा था? कैसा था? काल्म एक्सेप्टेंस, शांत स्वभाव वाला। ठीक है, कैसा था? शांत स्वभाव वाला। ई क्या कहता है? ई कहता है द आउटकम ऑफ गांधी जी इज मीटिंग। गांधी जी की मीटिंग का आउटकम क्या था? विद द ऑफिशियल इंक्वायरी कमीशन वाज, यानी कि गांधी जी ने जब मीटिंग की ऑफिशियल इंक्वायरी कमीशन से, तब उसका क्या रिजल्ट निकलता है? तो रिजल्ट निकलता है कंपनसेशन ऑफ 25% वाट सेट, यानी कि 25% का जो कंपनसेशन होता है वो यहाँ पे सेट हो जाता है। ठीक है, ये इसका रिजल्ट निकलता है। एफ कहता है गांधीज बैटल फॉर पुअर शेयर क्रॉपर्स इन चंपारण, यानी कि गांधी जी का बैटल जो होता है वो बेसिकली चंपारण में किस लड़ाई के अर्थ के बारे में बताता है? तो इसका अर्थ होता है द पावर ऑफ यूनिटी, यानी कि एकता की शक्ति का। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा पार्ट 1। अब क्वेश्चन नंबर 9 का ही पार्ट 2 को डिस्कस कर लेते हैं। तो ये बेसिकली दिया गया है, आप देख सकते हो यहाँ पे। जहां तक मुझे लगता है डीप वाटर है शायद, ये एक सेकंड देख लेते हैं। ओके, हाँ डीप वाटर बेसिकली ये। चलिए, क्वेश्चन है व्हाई डिड डगलस गो टू स्विम एट लेक वेंटवर्थ, यानी कि लेक वेंटवर्थ तक और जो डगलस है वो क्यों जाता है स्विम करने के लिए? बिकॉज टू नो फॉर श्योर दैट ही हैड ओवरकम हिज फियर ड्रॉइंग द वाटर, यानी कि ताकि वो इस चीज को कंफर्म कर सके कि अब उसके जो पानी में डूबने का जो डर होता है वो खत्म हुआ है या नहीं। तो ए राइट है। बी का देखिए, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट लिस्ट द करेक्ट इन्फ्रेंस बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन इन द एक्सट्रैक्ट। तो इस एक्सट्रैक्ट में ऐसी कौन सी इंफॉर्मेशन है जो कि सही जानकारी को यहाँ पे बता रही है? तो सही जानकारी के संबंध में देखो बी राइट होगा। ट्रिगिस आइसलैंड एंड स्टैम्प एक्ट आइसलैंड आर बोथ लोकेटेड इन लेक बेंटवर्थ। तो यहाँ पे बी हमारा राइट है। ठीक है, आगे देखिए सी क्या कहता है? सी है व्हाट वाज द रीजन फॉर रिटर्न टू टेरर, यानी कि आतंक का, बेसिकली उसके डर का, उसके भय का आने का क्या कारण था? तो कारण था प्रायर ड्राउनिंग एक्सपीरियंस। इसका मतलब क्या है भाई? इसका मतलब होता है ये कि डूबने से पहले का जो अनुभव है वो उसे और ज्यादा डरा रहा था। ठीक है, डी है डगलस मेंशंस दैट द ओल्ड सेंसेशन रिटर्न इन, ये क्या है? mention he means that he felt the feeling for fear, यानी कि उसका मतलब था कि डर का परिचित भावना को महसूस किया उसने किस संबंध में? तो ऑन स्मॉल स्केल, यानी कि एक छोटे से स्केल के स्तर पे उसने डर को महसूस किया है। फिर ये आ जाता है हु हार्ड डगलस स्क्रीम्स, डगलस की चीख कौन सुनता है? तो कोई नहीं होता वहां पे, इसलिए वाटर सुनता है। When did Douglas develop an aversion to water? That means कि डगलस ने पानी के प्रति अरुचि जो थी वो कब विकसित होती है? तो when he was 3 or 4 years old, जब वो 3 या 4 साल का होता है, एक घटना घटती है, तब से वो पानी से नफरत सी करने लगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 9 के हमारे 2 पार्ट थे जिनको हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। सभी बच्चे यहाँ पे समझ रहे होंगे अच्छे तरीके से, आई होप। आगे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखिए मैं आपको सीधा सीधा क्वेश्चन यहाँ पे दिखाता चलूंगा और आंसर आपको दिखा दूंगा, आप इजीली इसको पढ़ लेना और आंसर लिख लीजिएगा। ठीक है, 10 में देखिए टोटल 5 क्वेश्चन के आंसर देने, 6 मार्क्स के रहेंगे, मतलब 6 रहेंगे। चलिए समझते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन होने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन पहला है व्हाई इज पोएट्स मदर कंपेयर टू द लेट विंटर्स मून, यानी कि जो मदर है वो लेट विंटर के लेट मतलब विंटर्स का जो लेट, एक सेकेंड देखो, कवि के माँ की जो तुलना है वो देर से आने वाली सर्दियों के चांस से क्यों की जाती है, इसके बारे में देखिए कैसे लिखेंगे। द पोएट्स मदर हैज बीन कंपेयर्ड टू लेट विंटर मून बिकॉज, क्योंकि
विंटर लाइक ओल्ड एज, विंटर एक बूढ़ी बेसिकली वृद्ध एज को यहाँ पे दिखाता है। इज द टाइम ऑफ इनएक्टिविटी, जब आप कोई ज्यादा एक्टिविटी नहीं कर सकते हो। विंटर्स रिमेंस अबाउट अस द अप्रोचिंग एंड ऑफ द ईयर, विंटर बताता है कि साल का अंत का समय आ चुका है। सिमिलरली ओल्ड एज रिमेंस अबाउट अस द अप्रोचिंग एंड ऑफ द ह्यूमंस लाइफ, इसीलिए ओल्ड एज जो है वो एक ह्यूमन के कॉन्टेक्स्ट में क्या बताता है, अप्रोचिंग ऑफ द ह्यूमंस लाइफ एंड यानी कि डेथ के अकॉर्डिंग। इन ओल्ड एज अ मैन ग्रोज अ पेल लाइक डेथ just as the moon in the late winters look like pale white. That means कि वृद्ध अवस्था में क्या होता है कि मनुष्य मृत्यु के समान पीला पड़ जाता है, जैसे कि शीतकाल में चंद्रमा जो है वो हल्का हल्का सफेद दिखता है इस तरह से। तो इस तरीके से कंपेयर करता है, आप समझ गए होंगे। बी कहता है व्हाट विल काउंटिंग अप टू 12 एंड कीपिंग स्टिल हेल्प अस टू अचीव, यानी कि व्हाट विल काउंटिंग अप टू 12 यानी कि 12 तक गिनने और स्थिर रखने से हमें क्या हासिल होगा, ये समझाना है। तो देखते हैं भाई क्या हासिल होगा, क्या इसका मतलब है और बाकी के पॉइंट आइए समझिए। देखिए, काउंटिंग अप टू 12 एंड कीपिंग स्टिल हेल्प अस टू अचीव, यानी कि काउंटिंग अप टू 12 एंड कीपिंग स्टिल, मतलब तक गिनना और ऐसे स्थिर बने रहना, ये हमें बहुत कुछ अचीव करवाता है। फॉर एग्जांपल दिस एक्टिविटी वुड क्रिएट अ मूवमेंट ऑफ ये क्या टुगेदरनेस अमोंग ऑल and a condition which is foremost for the survival of humanity. It will also give us to time to analyze for action, decisions, and their consequences. We will be able to find solution to all problems and the difficulties. बेसिकली देखो, 12 तक गिनना, स्थिर बने रहना, ये क्या करती है, ये हमें बहुत कुछ अचीव करने में मदद करती है। फॉर एग्जाम्पल एकता को बढ़ाए रखने के लिए एकाग्रता को बढ़ाती है, साथ ही साथ एक ऐसी स्थिति बनाती है जिससे मानवता बनी रहती है, ह्यूमैनिटी बनी रहती है। इवन हम अपने कार्यों को बहुत अच्छे तरीके से कर पाते हैं, निर्णयों को अच्छे तरीके से ले पाते हैं, हमारे माइंड जो है वो अच्छे से कार्य करता है। साथ ही साथ जो भी समस्याएं होती हैं उससे हम आसानी से सुलझा भी पाते हैं, असंतोष जो होता है उसे भी खत्म कर पाते हैं। और भी कुछ पॉइंट हैं वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। थर्ड क्वेश्चन था व्हाई वर द विलेजर्स सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द क्लासरूम, क्लासरूम के बैक में क्यों बैठे हुए थे विलेजर्स। द विलेजर्स ओल्ड हाउसेस पोस्ट मास्टर एंड सिविलियन अदर्स वर देयर इन क्लासरूम, यानी कि केवल विलेजर्स ही नहीं, ओल्ड हाउसर, पोस्ट मास्टर, सिविलियन अदर्स जो व्यक्ति थे वो भी क्लासरूम में बैठे हुए थे। बिकॉज क्योंकि it was their view to showing respect for their country and taking and thanking M. Hamel for his 40 years of faithful service, यानी कि वो इसलिए इकट्ठा हुए थे क्योंकि आपको पता है ऑर्डर आया था एक, उस ऑर्डर के अकॉर्डिंग इन्हें छोड़ना पड़ता, मतलब कि जो लैंग्वेज थी उन्हें अपनी मातृभाषा छोड़नी पड़ती, इसीलिए वो इस आखिरी दिन एम हेमल को थैंक यू कहने आए थे, उन्हें सॉरी भी कहने आए थे और आखिरी दिन अपनी मातृभाषा के प्रति को दर्शाने आए थे। ठीक है, ये पॉइंट। देन देखिए डी आ जाता है, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं डी का। डी का क्वेश्चन है व्हाट इज द आयरनी इन द नेम साहिब आलम, ये जो वर्ड है साहिब ए आलम, ये क्यों यहाँ पे एक आयरनी के रूप में यहाँ पे यूज किया गया है, चलिए समझते हैं भाई। तो देखो, साहिब आलम मीन्स द लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स बट साहिब वाज ऑब्लिवियस ऑफ व्हाट इज मीन, यानी कि साहिब आलम ये जो नाम है, ये जो नाम है ये दर्शाता है ब्रह्मांड के देवता के रूप में, यूनिवर्स के लॉर्ड के रूप में, बट साहिब को इस बारे में पता ही नहीं, इसके अर्थ के बारे में। कंट्री टू व्हाट हिज नेम रिप्रेजेंटेड, he roamed the streets with his friends, and army of barefoot boys scrounging in garbage heaps to make both ends meet. सिंपल सी बात है कि वो इससे अनजान होता है और फिर अपने दोस्त वगैरह के साथ में कूड़ा वगैरह बीनता रहता है, बस यही बताएगा। ठीक है, सिंपल सा है। अब देखो मैं सीधा सीधा आपको क्वेश्चन बता देता हूँ, आप आंसर देख लीजिएगा, क्वेश्चन आपको समझा दूंगा। क्वेश्चन ये है कि हाउ डिड पेडलर अर्न हिज लाइवलीहुड, व्हाट काइंड ऑफ लाइफ डिड ही लाइव, मतलब सिंपल सा है कि पेडलर ने अपनी आजीविका जो थी वो कैसे अर्जित की थी और उन्होंने किस तरह से अपना जीवन जो है वो जिया था। तो कैसे लिखेंगे, इस तरीके से लिख देंगे, इजीली आप इसको यहाँ पे पढ़ सकते हो। मैं आपको इसका आंसर दिखा दे रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर
50 मिनट हमारे हो चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, आप सिंपल सा इसे पढ़ सकते हैं इज़िली, ठीक है। एक काम करते हैं, आपको बता ही देते हैं, टाइम जब कंज़्यूम हो ही रहा है, तो क्यों ना और ज़्यादा कंज़्यूम करके समझा ही दिया जाए, ये समझाना मेन है। चलिए समझिए, देखो, द पैडलर अर्न हिज लाइवलीहुड बाय सेलिंग स्मॉल lead traps of wire which he used to make himself from the material got by begging in the stores or at a big farms. But this was not so profitable, so he had to beg or even steal. That means इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि पेडलर ने तार के जो छोटे-छोटे चूहेदानी होती है उसको बेचकर अपनी आजीविका अर्जित करता था, जिससे वह दुकानों में बड़े खेतों में भीख मांगकर भी प्राप्त करता था और खुद भी बना लेता था। साथ ही साथ जब उसे लगा कि ये मेरा बिज़नेस इतना लाभदायक नहीं है, यानी कि जो भी वो चूहेदानी में पैडल वगैरह बनाता था, तो उसने क्या किया कि भीख माँगने के साथ-साथ उसने चोरी करना भी शुरू कर दिया। Then he roamed about like a vagabond all alone. He lived a sad and monotonous life with no one to welcome him. That means कि वह अकेले आवारे की तरह घूमता रहता था। वह एक उदास और नीरस भरा जीवन जी रहा था। उसका जीवन में कोई ऐसा नहीं था जो उसके साथ बैठकर दो चार बात कर सके, उसका वेलकम कर सके। सिंपल सा आंसर ऐसे लिख देंगे। आगे है, मेंशन द हैजार्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बैंगल्स इंडस्ट्री। क्या हैजार्ड्स हैं, क्या खतरनाक जो पॉइंट्स है वो देखोगे, देख लो यहाँ पे हैजार्ड्स के बारे में देख लो और लिख लो सिंपल सा। ये रहा पॉइंट, आसानी से, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन का आंसर है इसका, आप समझ लेना इसको इजीली, ठीक है। अब यहीं से हमारा स्टार्ट हो जाएगा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। अब ये जो आपकी सेकंड बुक है उससे 3 मार्क्स के 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बट हमें 2 के आंसर देने होते हैं, ठीक है। देखिए, पहला है, व्हाई इज अंटार्कटिका द प्लेस टू गो टू अंडरस्टैंड अर्थ प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर। अंटार्कटिका एक ऐसा प्लेस क्यों है जो कि हमें अर्थ की प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर के बारे में दर्शाता है। तो अंटार्कटिका के बारे में क्या आइडिया है आपके दिमाग में, समझिए। अंटार्कटिका gives us an idea of what Earth might have been like millions of years ago and how it split into different Earth masses. That means इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि अंटार्कटिका हमें ये अंदाजा देता है, हमें ये बताता है कि लाखों सालों पहले पृथ्वी कैसी रही होगी और ये कैसे विभाजित हुई होगी, कैसे द्रव्यमान होगा, कैसे खनिज होंगे। The melting and cooling of ice also tells us what our future will be like if we continue to interference with the workings of nature। यानी कि यहाँ की जो बर्फ है वो हमें ये बताती है कि यदि जिस तरीके से हम अपना कार्य कर रहे हैं ऐसे करते रहेंगे तो आने वाले टाइम पे ये हमें खतरनाक परिणाम दे सकते हैं। इन एडिशन, इस संबंध में आगे की तरफ, अंटार्कटिका होल्ड्स हाफ मिलियन ईयर ओल्ड कार्बन रिकॉर्ड्स in its ice depth, which are helpful in understanding Earth's past, present and future. That means अंटार्कटिका अपनी बर्फ की गहराई में आधा मिलियन साल पुराना कार्बन रिकॉर्ड रखता है जो कि पृथ्वी के अतीत, वर्तमान और भविष्य के बारे में बताता है। Therefore, that is important। ठीक है, इस तरीके से आप लिख दोगे इसका आंसर। देन यहाँ पे अगला आ जाता है, व्हाई डू यू लर्न अबाउट ग्लेसबर्ग इल्यूजन्स ड्यूरिंग 1894। ये क्यों हमें बेसिकली सीखते हैं, हम क्या इसके बारे में हम क्या सीखते हैं, ठीक है। तो आइए समझते हैं क्या सीखते हैं भाई। ग्लेसबर्ग हैज बीन डिस्क्राइब्ड पीसफुल प्लेस दैट वाज नॉट रिवेज्ड बाय द टू वर्ल्ड वॉर्स। यानी कि ग्लेसबर्ग जो है बेसिकली एक शांतिपूर्ण स्थापना वाला देश है, स्थान है जो 2 विश्व युद्धों से भी तबाह नहीं हुआ था। हग लॉस एंड क्या है, स्प्लेंडेड ट्रीज विद एक्सपेंडेड ब्रांचेस। दिस मीन वो would smoke cigar, talk quietly. The women would be waving palm leaves fans. They have ample time for themselves. That means कि इसमें पुराने फ्रेम वाले घर, विशाल लॉन, विशेष शाखाओं और बड़े शानदार यहाँ पे पेड़ भी शामिल हो जाते हैं। पुरुष जो थे वो चुपचाप सिगार की बात करते रहते, पीते रहते हैं। महिलाएं ताड़ के पत्तों को पंखे लहरा रही होती हैं, उनके पास अपने लिए पर्याप्त समय नहीं होता, इस तरीके से।
फिर देन यहाँ पे एक और क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन है द टाइगर किंग के बारे में। हाउ डिड टाइगर किंग बिकम अ विक्टिम ऑफ 100 टाइगर, किस तरीके से वो विक्टिम बनता है। पूरी की पूरी कहानी आप यहाँ पे देख लो इजीली, यहाँ पे देख सकते हो। मैं आपको बता देता हूँ हिंदी में आखिर इसका मतलब क्या होगा। मतलब इसका सिंपल सा ये है कि टाइगर किंग जो है वो अंत तक जो है वो एक लकड़ी के बाग के माध्यम से मरता है, ठीक है। एंड जिसे उससे अपने बेटे के लिए तीसरे बर्थडे पर खरीदा था। बेसिकली जब उसका बच्चा खेल रहा होता है, वो खिलौना खराब हो जाता है, वो उसे सही कर रहा होता है राजा, तभी कील चुभ जाती है उसके, और वही कील इन्फेक्शन फैला देती है और वो धीरे धीरे के मर जाता है। ये है इस तरीके से इसका आंसर, ठीक है, सिंपल सा। तो क्वेश्चन नंबर 11 के आपके दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए। आगे समझ लेते हैं। अब जो है वो हमारे 5-5 मार्क्स से यहाँ पे क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या कहता है। 12 कहता है द क्वालिटीज ऑफ गुड टीचर डिस्कस कॉन्टेक्स्ट चैप्टर इंडिगो, यानी कि एक गुड लीडर की क्वालिटीज क्या हो सकती हैं, इंडिगो चैप्टर के बारे में समझाइए, ठीक है। तो a leader is someone who leads the minds of others to convince them into following his set of ideas and beliefs। एक लीडर जो है वो लोगों के दिमाग को इस तरीके से प्रभावित करता है कि वो उस व्यक्ति के आइडियाज को, उसके बिलीफ को फॉलो करने लगे, ठीक है। अब एक लीडर की क्या यहाँ पे प्रिंसिपल्स होते हैं वो यहाँ पे देख लीजिए। तो सबसे पहले ट्रस्ट, यानी कि सच बोलने वाला, ईमानदार, पेट्रोटिज्म, morality, morality, spirit of service and sacrifice are hallmarks of all good leader। इस तरीके से आप इसका आंसर देख सकते हो। क्या क्या कि एक बेसिकली सत्य बोलना, ईमानदारी, देशभक्ति, नैतिकता, देश की भावना, त्याग, ये सभी क्या है, ये एक अच्छे नेता की पहचान है। और इसके बारे में आप चाहो तो यहाँ से अलग-अलग पॉइंट और भी पढ़ सकते हो, ठीक है। 1 घंटा हमारा हो गया है और अभी तक हमने कोई इंपॉर्टेंट थिंग्स को यहाँ पे रेडी भी नहीं किया है। तो यहाँ पे आप इसलिए इसलिए इसी को यहाँ पे पढ़ लेना। ये पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, बट आप क्या करोगे, आप इसको आंसर जो है वो बनाओगे एक पैराग्राफ में, पॉइंट वही जोड़ देना पैराग्राफ में, बस आपके मार्क्स आपको मिल जाएंगे, सिंपल सा, ठीक है। एक जो अच्छा नेता होता है वो क्या करता है, वो लोगों को प्रोत्साहित करता है, उन्हें एडवाइस देता है कि आप कभी भी इससे पीछे मत हटो। वो लोगों को मोटिवेट करता है, इंकरेज करता है, और साथ ही साथ उन्हें बताता है कि आपको किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। वो अपने सभी जो एफर्ट्स डाल के उन्हें अप्रिशिएट करता है, साथ ही साथ बेसिकली उन्हें अपने काम के लिए, उन्हें अपने लाइफ के लिए बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन उन्हें करता रहता है। साथ ही साथ इंस्पायर करता है अदर व्यक्तियों से कि जब वो भी कमजोर पड़ रहे होते हैं, ठीक है। तो एक अच्छा नेता, एक अच्छा गुड लीडर कैसे बन सकते हैं, ये सारी चीजें इसमें बतानी है, ठीक है। तो ऑलरेडी मैंने आपको बता ही रखा है, तो आप इसको पढ़ लेना। फिर यहाँ पे जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है द पीपल इन दिस स्टोरी सडनली रियलाइज हाउ प्रीशियस देयर लैंग्वेज टू इज टू देम, व्हाट इज इलस्ट्रेट दिस, व्हाई डज दिस हैपन। दैट मींस किसके बारे में बात हो रही है यहाँ पे, द लास्ट लेसन के बारे में, कि जो जब बैन लग जाता है लैंग्वेज पे, उनकी मातृभाषा पे, तब की बात हो रही है। कैसे आंसर लिखेंगे, द फाइनल टेक्स्ट इन स्टोरी दैट वाज द पासिंग ऑफ द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट ऑफ अलास्का एंड लोरेन इनटू पर्शियन हैंड्स, ही रिसीव्ड एन ऑर्डर फ्रॉम द बर्लिन, बर्लिन से एक ऑर्डर आता है दैट ओनली जर्मन शुड बी टॉट इन द स्कूल्स, केवल जर्मन स्कूल में पढ़ाई जाएगी, अलास्का एंड लोरेन। इट वाज देन दैट ऑल देम रियलाइज्ड दैट वैल्यू ऑफ देयर लैंग्वेज। तो उसके बाद फिर किस तरीके से प्रक्रिया यहाँ पे आगे आगे बढ़ती है, वो पॉइंट आप यहाँ पे इजीली देख सकते हैं, ठीक है। आपको इन्हें सेंटेंसेस में मेंटेन करना है, मैंने आपको पॉइंट में बताए हैं, आपको सेंटेंसेस में मेंटेन करना है, सिंपल है। द डे वाज डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल डेज, वो दिन उस सभी दिनों से अलग था। द स्कूल यूज्ड टू हैव टू यूजुअली नॉइजी सेंस ऑफ द स्कूल, डेली बेसिस पे वहाँ पे बहुत ज्यादा शोर शराबा होता है, बट आज यहाँ पे कोई भी नॉइज नहीं थी। द पेंशन ऑफ द स्टूडेंट वाज evident from the fact that each one seemed to be work in every claim manner. The only sound in the class was a scratching of pens on the paper. Even the people of the village came and sat quietly on the back bench into class like students. That means इसका मतलब ये है, एक सेकेंड, नॉर्मली डेज पे छात्र काफी ज्यादा यहाँ पे शोर मचाते थे, लेकिन आज छात्रों में कोई शोर नहीं मचा है, केवल केवल इतना साइलेंट है कि पेन से लिखने की आवाज आ रही है। When the French master MML announced that this was his last French lesson, that he was leaving
द वर्ड्स केम अ थंडर। दैट मीन्स वो कहता है कि आज ये मेरे फ्रेंच में लेसन का आखिरी लेसन है, फ्रेंच लैंग्वेज में आखिरी लेसन है। तो उसके बाद फिर क्या होता है, एक सेकंड क्वेश्चन हमने पढ़ा था क्या, वेट, मतलब क्या है, मतलब सिंपल सा है भाई कि जब एमएमएल क्लास में एंटर करते हैं और वो कहते हैं कि ये मेरा आखिरी लेसन है, तो उनके वर्ड होता है ना कि आपने सीरियस में देखा होगा 2-3 बार ऐसे सुनाई देते हैं, तो ऐसे वर्ड उनको भी सुनाई दिए, मतलब लगे थे। एंड उन्होंने सॉरी कहा सभी को कि अब मैं आपको नहीं पढ़ा पाऊंगा। ठीक है, ई इज हिज बुक्स सच एज ए फ्रेंच ग्रामर एंड द हिस्ट्री ऑफ द सेट्स which had seemed a nuisance some time ago now sounded like old friends that they could not give up. The people realized that they must protect the French language. The feeling that they would be deprived of learning French made them suddenly realize that how precious their language of them. That means French grammar और जो हिस्ट्री की बुक होती है, ये सभी उनकी किताबें जो कुछ समय पहले उनको बहुत ही ज्यादा उपद्रवी लगी थी, उन्हें अच्छी नहीं लगती थी, वही अब उनको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस लग रही थी। लोगों ने महसूस किया कि उन्हें फ्रेंच भाषा को अपनी रक्षा करनी चाहिए थी, और लेकिन उन्होंने ऐसा किया नहीं था। तो आप उनको अपनी लैंग्वेज के महत्व के बारे में पता, ठीक है। तो आंसर काफी थोड़ा सा यहाँ पे मैंने बड़ा लिख दिया है, वैसे आपको थोड़ा सा छोटा लिखना होगा, इसमें आप लिख लेना, ठीक है। दोनों क्वेश्चन आपको समझा दिए। 13वां क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। 13वां क्वेश्चन है टाइगर किंग के बारे में। टाइगर किंग के बारे में क्या है कि हाउ डिड टाइगर किंग मीट हिज एंड, व्हाट इज द आइनिकल अबाउट हिज दैट, हाउ डिड प्रेडिक्शन ऑफ द चीफ एस्ट्रोलॉजर कम ट्रू, सो ही हैड किल्ड द 100 टाइगर। देखो 3 क्वेश्चन यहाँ पे एक ही साथ पूछ लिए गए। कौन कौन से? पहला क्वेश्चन है कि टाइगर किंग जो है इसका अंत कैसे होता है, ठीक है, टाइगर किंग का अंत कैसे होता है, और साथ ही साथ जो ज्योतिष था उसकी भविष्यवाणी कैसे सच होती है, जबकि टाइगर किंग ने तो जो 100 टाइगर थे वो मार दिए थे। आइए समझते कहते हैं। तो बेसिकली वही कहानी आपको सेम टू सेम लिख देनी है कि थर्ड बर्थडे वाली, कि राजा के बेटे का थर्ड, देखो आप यहाँ से पढ़ लेना इंग्लिश में, मैं आपको कहानी समझा देता हूँ। राजा का थर्ड बर्थडे यहाँ पे हो रहा होता है, मतलब राजा नहीं, सॉरी, राजा का बेटे का थर्ड बर्थडे मनाया जाना होता है। तो उसके लिए वो जाता है एक पेंटर की दुकान पे, वहां से लेके आता है एक, क्या लेके आता है, एक वुडन टाइगर, ठीक है। अब वुडन टाइगर जब लेके आता है, वो एक बनाया जाता है बेसिकली अकुशल कारीगरी के द्वारा, जिसमें कुछ कमियां रह जाती है। तो एक दिन अपने बच्चे के साथ खेलते खेलते उसमें से कील निकल जाती है, और वही कील जब वो उसे संभाल रहा होता है तो उसकी बाजू पे लग जाती है, और वही उसे इन्फेक्ट कर देती है, और इन्फेक्ट करने के बाद में वो धीरे धीरे वायरस फैल जाता है, ठीक है। और जब वो मौत की आखिरी घड़ी पे होता है, तब वो कहता है मैं तो 100 टाइगर मार दी, लेकिन मैं मर नहीं सकता हूँ। तो ऐसे में फिर वहां पे बात ये सच होती है अनऑफिशियली, कि आपको पता है 100 टाइगर उसने नहीं मारा था, सेना ने मारा था, उनके 2 सैनिक थे, क्योंकि अगर सैनिक बता देते तो वो सही मार देते, तो इसीलिए उन्होंने मार दिया था। तो ऐसे में 100वां टाइगर कौन सा था? लकड़ी वाला टाइगर, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है डेथ वाज लर्किंग अराउंड हिम एंड द वाज अनवेयर ऑफ इट अगेन इट इज आइनिकल दैट किंग हु हैड किल्ड 100 टाइगर वाज बोल्ड एंड फियरलेस। वो बहुत ही ज्यादा खुश किस्मत था, मतलब कि बहुत ही ज्यादा खुश था, और काफी अपने आप को जो है बिना डर के जी रहा था। बट केवल एक लकड़ी के टाइगर ने उसे मार दिया, ठीक है ना, ये चीज है। थर्स द आर्टिकल डेथ डज कम टू हिम फ्रॉम अ टाइगर, इस तरीके से आप लिख दोगे, ठीक है। नाउ आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का अथवा में है टेक केयर ऑफ स्मॉल थिंग्स एंड द बिग थिंग्स विल टेक केयर ऑफ देमसेल्फ। व्हाट इज द रिलेवेंस ऑफ द स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अंटार्कटिका एनवायरनमेंट। दैट मीन्स क्या बताना है हमें इसके बारे में। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना, बड़ी बड़ी चीजें अपने आप ठीक हो जाती है। आपको पता है छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखते हो तो बड़ी बड़ी चीजें ऑटोमेटिक सही हो जाती है। अंटार्कटिका के एनवायरनमेंट के संबंध में हमें बताना, तो आइए समझते हैं। देखिए, दिस स्टेटमेंट हैज ग्रेट रिलेवेंस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द अंटार्कटिक environment. A small change in the environment can lead a drastic growth. Antarctica has biodiversity. That means इसका मतलब है, एक सेकेंड कहाँ चला गया, हाँ, सिंपल सा है कि ये जो कथन है अंटार्कटिका के संबंध में बहुत ही प्रासंगिक है, क्योंकि यहाँ पे जो है एक छोटा सा चेंज भी पर्यावरण में, छोटा सा अंटार्कटिका पे बहुत बड़ा चेंज हो जाता है।
क्योंकि अंटार्कटिका एक छोटा सा ही लेकिन बायोडाइवर्सिटी केंद्र है। इन दिस कॉन्टेक्स्ट द एग्जांपल ऑफ स्मॉल ग्रास कॉल्ड, स्मॉल ग्रास को इसको बोलते थे फाइटोप्लैंक्टन, क्या बोलते हैं, फाइटोप्लैंक्टन कैन बी स्टडीड, यानी कि इसमें इस संबंध में कि छोटे छोटे चीजों का ध्यान रखना चाहिए, उस संबंध में ये पॉइंट आ जाएगा। फाइटो थोड़ा नाम इसका अजीब है, फाइटोप्लैंक्टन, ठीक है। दीज माइक्रोस्कोपिक grasses undergo undergo the process of, ये क्या है, ओके बेसिकली ये प्रकाश संश्लेषण की विधि के बारे में, टू सर्व अ फूड फॉर मैनी सी बर्ड्स एंड एनिमल्स। दैट मीन सिंपल सा है कि इस संदर्भ में कि स्मॉल थिंग्स को ज्यादा ध्यान में रखना चाहिए, बड़ी चीजों को ला सकते हैं। इस संबंध में ये जो ये एक घास टाइप में होता है, बेसिकली छोटी सी घास का उदाहरण का अध्ययन किया जा सकता है। ये छोटी सी घास प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से होकर गुजरती है और कई पक्षियों जानवरों के लिए भोजन का कार्य करती है। The author says that if the ozone layer is further depleted, if it will be effect जो ग्लास होती है, and then carbon cycle is the global. That means लेखकों का कहना है यदि ओजोन परत में कमी आती है तो ताप पारक प्लवक और ग्लोब पर चक्र, जो कार्बन चक्र है, वो बहुत ज्यादा नेगेटिव प्रभाव छोड़ेगा। दिस होल प्रोग्रेस कैन endanger in existence of all sea birds and animals. So if we take care of that process, correct, but these small grass are done properly, then the big animals and birds will automatically fail that in that place. That means कि हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि छोटी छोटी घासों के द्वारा की जाने वाली जो प्रक्रिया है वो पशु पक्षी उन पर ज्यादातर बेसिकली उनका ध्यान रहता है, वो ज्यादातर इसका उपयोग करते हैं, तो ऐसे में हमें इसको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। ये सारी चीजें बेसिकली हमें पर्यावरण को प्रदूषण नहीं करना चाहिए, सेम एज यही आंसर है, ठीक है। बस आपको उसको थोड़ा सा इस पॉइंट के अंडरस्टैंड में बता देना है, ठीक है। अब यहाँ पे वैसे तो क्वेश्चन पेपर हमारा खत्म हो गया, बस यहाँ पे दो तीन चीजें आपको मैं बता देता हूँ कि अभी आपके लिए एक क्वेश्चन पेपर ऐसा ही और लाऊंगा जो कि मैं अभी नया बनाऊंगा, जिसमें ऐसे ऐसे नए नए क्वेश्चन ऐड करूंगा जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। तो आएगी एक नई वीडियो, उसको जरूर देखना, अभी जो थोड़ी देर में आएगी 2 से 3 घंटे में, उसको जरूर देखना। इवन आपके लाइव क्लास भी यहाँ पे जहां तक हो सकेगा तो आपकी लाइव क्लास शाम को 8 बजे या फिर 9 बजे के आसपास ले ली जाएगी इंग्लिश की, जिसमें हम इंग्लिश से संबंधित इंपॉर्टेंट डिस्कशन आसानी से कर लेंगे, ठीक है। अगर हो सकेगा तो मैं ज्यादा जरूर लूंगा, जैसे कि मैंने आपकी पॉलिटिकल साइंस में एक क्लास दी 4 घंटे की, वैसे ऐसे 2-3 घंटे की इंग्लिश में भी ले लेंगे, जिससे आपकी अच्छी सी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। तो यहीं पे वीडियो एंड करते हैं, और वैसे ऑल द बेस्ट आप सभी को आपके इंग्लिश के एग्जाम के लिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप सभी पढ़ते रहे, अपना ख्याल रखिएगा और जितना हो सके शेयर कर देना वीडियो को। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।